देखो हमने लास्ट क्लास में नॉर्मल के क्वेश्चंस किए है ना। अब यहां से नॉर्मल की एक प्रॉपर्टी देखो, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी याद है पैराबोला की, क्या थी? देखो सबसे पहले क्या था, पैराबोला में कोई पॉइंट अगर P है, फोकस से मिला दिया PS और डायरेक्ट्रिक्स पर डाल दिया परपेंडिकुलर PM, तो वो जो SPM एंगल बनता था उसको P पे डाला गया, टेंजेंट और नॉर्मल क्या कर जाता था? बाइसेक्ट। P पे डाला गया, टेंजेंट और नॉर्मल कर जाता था बाइसेक्ट। और इसी की वजह से वहां रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हमने सीखा कि पैराबोला में एक्सिस से कोई रे, एक्सिस से पैरेलल कोई रे अगर पैराबोला पर इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, और इसी का वाइस वर्सा कि अगर फोकस से आया और इंसिडेंट हुआ तो वो एक्सिस से पैरेलल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वैसा ही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी एलिप्स हाइपरबोला में भी होता है। अब देखो क्या है, यहां पर मैं कह रहा हूं अगर P कोई पॉइंट है जो कि एलिप्स पे है या हाइपरबोला पे है, तो आप P को दोनों फोकाई से मिला दो। मिला दिया, देखो ग्रीन से मिला हुआ है, तो यहां से एक एंगल बन रहा है SPS डैश बन रहा है, ग्रीन जो बना हुआ है उससे एक एंगल बन रहा है SPS डैश। तो कॉन्सेप्ट ये है कि P पर अगर आप टेंजेंट और नॉर्मल डालो, ये हुआ P पर अगर आप टेंजेंट और नॉर्मल डालो, ये हुआ टेंजेंट, ये हुआ नॉर्मल, तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर जाएगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी हियर ऑल्सो, क्या कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो इधर वाला हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल तो आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब जरा सोचो, तो अगर हम कहें कि कोई एक रे है जो इस फोकस से आया, डायरेक्शन देख रहे है ना, S डैश से आया और एलिप्स पर इंसिडेंट हुआ, तो देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब कुछ अच्छा फील हुआ क्या? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अनदर फोकस एंड वाइस वर्सा। सेम हियर ऑल्सो, जैसे मान लो इधर से कोई रे आके इंसिडेंट हुआ हाइपरबोला पर, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा, है ना। तो यहां से इंसिडेंट हुआ कोई रे, इधर से रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो यहां पे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या हुई कि एक फोकस से इंसिडेंट रे ऑन द एलिप्स और द हाइपरबोला आफ्टर रिफ्लेक्शन passes थ्रू द अनदर फोकस, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो यहां एक लाइन लिखी हुई है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉन एट P विल बी द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल SPS डैश, और ये दूसरी वाली बात वो आगे। रे का डायरेक्शन यहां फील हो रहा है सबको, जैसे इधर से ये रे आई तो ऐसे, या फिर अगर इधर से आती तो ऐसे, एंड सेम फॉर हाइपरबोला। अब एक मजेदार बात सुनो, क्योंकि एलिप्स और हाइपरबोला दोनों में ये प्रॉपर्टी सेम है ना, दोनों में ये प्रॉपर्टी सेम है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन आएगा कि मान लो कि हम कोई एलिप्स और एक हाइपरबोला ऐसा ले लेते हैं कि दे आर कॉनफोकल। कॉनफोकल मतलब दोनों के फोकाई सेम, जो फोकाई एलिप्स के वही फोकाई हाइपरबोला के। तो जरा एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, इसका मतलब SPS डैश का काम है ना, दोनों के लिए कॉमन है, मतलब यहां पर ये एंगल जो आएगा वही ये एंगल आएगा, बोलो ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, सोच के देखो कि चूंकि कॉमन प्रॉपर्टी है ना, तो ये तभी हो पाएगा जब जो
हाइपरबोला का टेंजेंट है वो एलिप्स के लिए नॉर्मल है, और जो एलिप्स के लिए टेंजेंट है वो हाइपरबोला के लिए नॉर्मल है ना। इसका मतलब अब एक पुरानी बात याद करो, एंगल बिटवीन टू कर्व्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सर्कल में सिखाया था कि दो कर्व अगर पी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो उस पी पॉइंट पे दोनों कर्व पे डाले गए टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू कर्व्स। और दो कर्व्स ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जब हर मीटिंग पॉइंट पर एंगल हो जाए 90 डिग्री। तो बताओ तो यहां एंगल बिटवीन कर्व्स कैसा दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है ना। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि अब के बाद अगर कोई एलिप्स और कोई हाइपरबोला अपने को कॉन्फोकल दिखा है ना, तो ये इसका ये मतलब हुआ कि द टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो यही लाइन यहां पे लिखी हुई है कि इफ एन एलिप्स एंड अ हाइपरबोला आर कॉन्फोकल देन द टू कर्व्स विल बी ऑर्थोगोनल, मतलब एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स विल बी 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो एक बार अपनी ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो देखो अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला कह रहा है a ray emanating from the point, a ray emanating, एक बार इसको यहां से मिटाते हैं। देखो कह रहा है a ray emanating from the point -4,0 is incident on the ellipse। तो जरा देखो तो यहां एलिप्स क्या है, x² नहीं 25 सॉरी x² 25 प्लस y² 9 = 1। ठीक है, तो कह रहा है अ रे एमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट -4,0। तो सबसे पहला हमें देखना होगा कि -4,0 यहां पर कहां, ठीक है ना, क्योंकि अपना ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसके लिए हम यहां देखते हैं a² हुआ 25, b² हुआ 9, तो इसेंट्रिसिटी हो गया √, ठीक है ना, कितना हो गया 4/5। तो AE कितना हुआ 4। अच्छा AE 4 होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फोकाई हो गया 4,0 और -4,0। तो आप इसके कोऑर्डिनेट बोल रहे हो और इसके कोऑर्डिनेट अब पढ़ते हैं। अब यहां से क्लैरिटी है -4,0 का, ठीक है, कि अ रे एमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट -4,0, ये रे ऐसा आया, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन द एलिप्स एट द पॉइंट P विथ एब्सिसा 3। तो ये जो पॉइंट P है इसका एब्सिसा है 3, ऑर्डिनेट नहीं पता, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये क्लैरिटी तो आ गई कि रिफ्लेक्शन के बाद वो दूसरे फोकस से पास हो जाए, ये वाली रे, है ना। तो अब यहां पर देखो अपने दिमाग में क्या चल रहा है कि ठीक है P पॉइंट हमें किसकी इक्वेशन चाहिए, इसकी, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो P पॉइंट का एब्सिसा हमें पता है 3, तो क्यों ना पहले ऑर्डिनेट निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो इस वाली इक्वेशन में रख दो x को 3, बोलो ना। तो जैसे ही आप यहां पे ये जो अपनी इक्वेशन थी 9x² + 25y² = 225, इसमें जैसे ही आपने x को 3 रखा तो देखो 25y² = 225 और माइनस ये आ गया 81, ठीक है ना। तो 81 तो यहां से आ गया 5 1 4 144। तो यहां से y² = 144/25, यानी कि y आ गया ±12/5। तो इसका मतलब P पॉइंट के दो पॉसिबिलिटी बनी, P या तो 3,12/5 है या फिर ये तो फिगर की सिमेट्री भी सजेस्ट करिए, एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा, ठीक है ना। तो अब देखो नाउ इट इज एज सिंपल एज, अब हमें रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन चाहिए, P का कोऑर्डिनेट मिल गया, S का खत्म, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे इज PS, रिफ्लेक्टेड रे इज PS, है ना। तो अब P की इक्वेशन चाहिए, तो इट्स इक्वेशन दो पॉसिबिलिटी
4 0 से पास कराओ और 2.4 में स्लोप लिख लो, तो क्या हो जाएगा y माइनस 0 इक्वस टू, एक बार ये वाला ले लो तो 12/5 माइनस 0 और अपॉन 3 माइनस 4 और इंटू, और एक और दूसरी वाली कौन सी, y माइनस 0 और इक्वस टू माइनस 12/5 माइनस 0 और अपॉन क्या 3 माइनस 4 और इंटू, खत्म। तो सिंप्लीफाई करके जो आ जाए, ठीक है। अब देखो जैसे ये और है, नेक्स्ट है, कह रहा है एन एलिप्स इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला ऑर्थोगोनली एट पॉइंट पी। अब जैसे ही ऑर्थोगोनल वर्ड सुना तो दिमाग में चल रहा है अभी कॉन्फोकल, जरूरी नहीं है। कॉन्फोकल कब होगा, जब ऑर्थोगोनल बोले और ये बोल दे कि दोनों के एक्सेस कॉमन है, अरे तभी ना ये फिगर बनेगा, ठीक है ना। तो देखो अब आगे क्या कह रहा है, एन एलिप्स इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला दिस ऑर्थोगोनली एट पॉइंट पी, ध्यान दो, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ द हाइपरबोला। अब देखो यहां वो काम की लाइन है, इफ द एक्सेस ऑफ द एलिप्स, if the axes of the ellipse are along the coordinate axis, यहां से क्लैरिटी आ गई कि अच्छा ये यही वाले फिगर की बात हो रही है, बोलो है ना, ठीक है। तो अब तुरंत यहां से मैनिपुलेट क्या होगा कि इसका मतलब जो हाइपरबोला और जो एलिप्स है दे आर कॉन्फोकल, है ना। तो अब देखो हेयर हाइपरबोला, एक बार मैं इसको मिटाता हूं, ये यहां पे बेवजह बना हुआ है, हाँ यहां पे मैनिपुलेट क्या हुआ कि हेयर हाइपरबोला एंड एलिप्स, हाइपरबोला एंड एलिप्स आर कॉन्फोकल, हेयर हाइपरबोला एंड एलिप्स आर कॉन्फोकल, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तो देखो अपने पास हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर बाई हाफ माइनस वाई स्क्वायर बाई हाफ इक्वल्स टू क्या 1, ठीक है। अब देखो तो यहां से, अच्छा इसका मान लेते हैं a1 स्क्वायर, क्या हुआ हाफ, बोलो a1 स्क्वायर हाफ, b1 स्क्वायर भी हाफ, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो एसेंट्रिसिटी कितनी हो गई √2, E1 मान लेते हैं √2, ठीक है। और अब इसका A1 E1 निकालते हैं, तो A1 E1 कितना हो गया 1, बोलो है ना, A1 E1 हो गया 1, ठीक है। तो क्या क्लैरिटी मिली कि इसका मतलब जो फोकाई होंगे वो एलिप्स के लिए भी सेम 1,0 और -1, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि अब जो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी है, मान लो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी है E2, तो क्या कह रहा था कि इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ द हाइपरबोला, तो E2 अपने हो गया 1/E1 यानी कि 1/√2, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो इसका सेमी माइनर एक्सिस मान लेते हैं, सेमी मेजर एक्सिस मान लेते हैं A2, सेमी माइनर एक्सिस मान लेते हैं B2 तो आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1, तो आप यहां से बोलोगे ऑल्सो A2 E2 इक्वल्स टू 1, है कि नहीं। तो A2 E2 इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब अपने पास यहां से A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 रख दो तो √2, है कि नहीं, √2 है ना। अब तो अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इसका B2 स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, तो B2 स्क्वायर क्या होगा A2 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर E2 स्क्वायर, तो A2 स्क्वायर मतलब 2 और माइनस A2 स्क्वायर E2 स्क्वायर यानी कि 1। तो अब सब कुछ निकाल के सेट है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों जहां एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, कौन, हाइपरबोला और एलिप्स, ठीक है ना, उस पॉइंट को अगर हम P बोल रहे हैं
क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पी, जहां ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काट रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या चाहिए, देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये जो पी एस है और ये जो पी एस डैश है, इनका प्रोडक्ट चाहिए, पी एस इंटू ये प्रोडक्ट कैसे भी करके निकालना है। तो देखो अब एक थॉट यहां क्या आएगा कि एक काम करते हैं, एलिप्स की इक्वेशन निकाल के और हाइपरबोला के साथ सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो सॉल्व कर लेंगे तो पी मिल जाएगा, तो फिर पी मिल जाएगा तो पी एस और पी एस डैश को वो पी एम वाली टेक्निक से लिख सकते हैं, सिखाया है ना क्या करते हैं, ए माइनस एल्फा ई और ए प्लस एल्फा ई। एक थॉट ही आ रहा है, बट मुझे इससे बेहतर एक तरीका दिख रहा है कि भाई ये पी इस एलिप्स पर है, अरे ध्यान दो इंपॉर्टेंट है, ये पी इस एलिप्स पर है, तो हमें एक चीज पता है कि पी एस और पी एस डैश का जोड़ क्या होगा, 2a2, अरे 2a2 एलिप्स का मेजर एक्स, ठीक है ना। और गौर करो तो पी हाइपरबोला पर भी तो है, तो हाइपरबोला की भी तो एक प्रॉपर्टी होती है कि पी एस और माइनस पी एस डैश का मॉड 2a1 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो क्या मस्त हम उससे निकाल लेंगे, एक अपने पास आया पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल्स टू 2a2, है ना। तो 2a2 का मतलब यहां से कितना हो गया, 2√, है ना। और हाइपरबोला का यूज करके मॉड ऑफ पी एस माइनस पी एस डैश इट विल बी 2a1, तो 2a1 का मतलब कितना हो गया, √2, ठीक है ना। तो अब देखो तो हम अगर इनको स्क्वायर एंड सबट्रैक्ट कर दें तो पी एस प्लस पी एस डैश का स्क्वायर और माइनस पी एस माइनस पी एस डैश का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab ही तो होता है। तो ये लिखा हुआ है 4ps इंटू पी एस डैश, ठीक है ना। अब इसको यहां ले जाके 2√2 रख दो तो ये हो गया 8 और -2 और इधर 4ps इंटू पी एस डैश, तो देयरफॉर ps इंटू पी एस डैश इक्वल्स टू 6/4, यानी कि, ठीक है। अब देखो एक मस्त क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, जेईई एडवांस में आया हुआ है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना क्या कह रहा है, कंसिडर द हाइपरबोला विथ फोकाई एट s एंड s1 वेयर s लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो यहां s, यहां s1, ठीक है, s s1 है, s डैश नहीं है। अब कह रहा है लेट p बी अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, मान लेते हैं ये पॉइंट p है, फोकस्ड होके देखना, लेट p बी अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साथ के साथ कह रहा है लेट sp s1 इक्वल टू अल्फा। अब जरा गौर करना कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये पूरा एंगल है अल्फा, ठीक है, ये पूरा एंगल है अल्फा, चल एक काम करते हैं, यहां से अभी इसको हम मिटा देते हैं, बाद में इंडिकेट कर, ये जो मार्क किया है ये एंगल कितना है, अल्फा, चलो ठीक है। तो कह रहा है लेट एंगल sp s1 इक्वल्स टू अल्फा, द लाइन पासिंग थ्रू s, द लाइन पासिंग थ्रू s यहां से, एंड हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ टेंजेंट एट p टू द हाइपरबोला। तो पहले देखो रेड से हमने ये टेंजेंट डाल लिया, जिस वक्त टेंजेंट डाला तुरंत वहां क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये वाला एंगल जो है कितना हो जाएगा, क्योंकि यही तो हम जानते हैं रिफ्लेक्शन, अरे ठीक है, यही तो हम जानते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से कि उस एंगल को उसने क्या करा, बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो अब आगे पढ़ते हैं, तो द लाइन पासिंग थ्रू s एंड हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ द टेंजेंट एट p। तो देखो रेड लाइन से ही पैरेलल एक और रेड लाइन हमने चला लिया जो टेंजेंट से पैरेलल चला, ठीक है ना, इंटरसेक्ट्स द लाइन s1p, मतलब ये ग्रीन वाली लाइन एट p1, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं, बस हम फिगर बना रहे हैं। अब कह रहा है लेट डेल बी द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द लाइन sp1, ठीक है ना, मतलब यहां से इस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ है डेल, है ना, एंड बीटा इक्वल टू s1p, मतलब ये लेंथ है बीटा, ठीक है ना। तो कह रहा है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू,
ठीक है। अब देखो, अगर मैं क्यों कहता, देखो ऐसे प्रॉपर्टीज जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। जेई एडवांस ज्यादातर टेंजेंट नॉर्मल पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, एडवांस की बात हो रही है। मेन तो वो भी नहीं, मेन तो कब खत्म हो गया था अपना सिलेबस, जब हमने कॉमन पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला जहां फिनिश किया था, वहीं खत्म था मेंस का सिलेबस, ठीक है ना। लास्ट 2 इयर्स का जो सिलेबस है, क्योंकि 2 इयर्स पहले टेंजेंट नॉर्मल को हटा दिया था जेई मेन के सिलेबस से, ठीक है ना। तो ऐसे तो प्रॉपर्टी जो है वो जेई एडवांस के सिलेबस की चीज नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी अगर आप जानते हो तो आपकी सॉल्विंग कई बार एकदम इजी हो जाती है, एक बार यूज करना सीख जाओ तो, ठीक है ना। अब देखो यहां पर नॉर्मल तरीका क्या फील होगा पता है, कि ठीक है भाई, ये जो अपने पास हाइपरबोला है, x² बाई 100 माइनस y² बाई 64 इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो इस पर हम ये P पॉइंट को मानते हैं, a sec थीटा b tan थीटा, और काम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप देखो काम कितना सारा होगा। आप पहले ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, फिर आप ये यूज करोगे कि इससे पैरेलल ये लाइन है पासिंग थ्रू फोकस, फिर आप यूज करोगे इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डेल, समझ रहे मेरी बात। फिर आप ये यूज करोगे कि ये PS1 और टेंजेंट के बीच का एंगल है अल्फा बाई 2। कितना सारा तामझाम, और हमें एक इंप्रेशन मिलेगा कि ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। अब देखो ये एक लाइन में खत्म होगा क्वेश्चन, एक लाइन में, ठीक है। देखो कैसे खत्म करते हैं, तो जरा सोचो तो कि अगर ये डेल है ना, देखना भी एकदम जादू जैसा होगा, समझ जाए तो, ठीक है ना। अगर ये डेल है, अगर ये डेल है तो ये भी तो डेल ही होगा, बोलो। S से टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर जो होगा, ये भी तो डेल ही होगा, होगा ना, ठीक है। और जरा देखो, S1 से अगर हम इस टेंजेंट पे डाल दे परपेंडिकुलर, तो आप देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, बना, जिसका ये एंगल कितना है अल्फा बाई 2, और हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है बीटा। तो आप यहां पे मजे से इस लेंथ को बोल सकते हो बीटा साइन अल्फा बाई 2, और आपका क्वेश्चन सॉल्व है। कैसे? तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि चाहे हाइपरबोला हो या एलिप्स हो, दोनों फोकाई से उस पर डाला गया परपेंडिकुलर का फुट लाई करता है ऑक्सिलरी सर्कल पर, और उन परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट होता है b², है ना। तो देखो एक परपेंडिकुलर हुआ डेल, दूसरा परपेंडिकुलर हुआ बीटा साइन अल्फा बाई 2। तो आपको तुरंत यहां से क्लैरिटी आएगी कि यहां पे डेल इंटू इज इक्वल टू b²। b² का मतलब क्या हो गया 64। देखो क्वेश्चन इज सॉल्व। हाँ हाँ, अरे तो देखो ना, ये पूछा क्या है अपने से, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहां से जब आप क्या होगा, तो बीटा इंटू डेल इंटू बीटा साइन अल्फा बाई 2, तो आप यहां पर इसकी वैल्यू जब 64 यहां ले जाके रखोगे, तो आपको क्या चाहिए, GIF ऑफ 64/9 कितना आएगा 7। तो देखो इतना बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन और क्या एक लाइन में सॉल्व हो गया, है ना। तो ये फायदा है प्रॉपर्टी पे कमांड आने का, ठीक है ना। अब एक बार जैसे कोर्स ओवर हो जाएगा ना, तो जब अच्छी समरी बनाओगे पूरे कोनिक्स की, और प्रॉपर्टीज कैसे सिखाया है रिवाइज करने, लिख लिख के, क्या लिख के, फिगर डायग्राम बना। कितने लोग कर रहे हो, और कितने लोगों को पूरा लर्न हो गया? कम से कम 5-6 बार लिखो, थोड़ा गैप दे दे के, आज लिखा फिर 2 दिन बाद लिखा, ऐसे, ठीक है ना। आज तक तो फाइनली ऐड हो ही रहा है, तो आज अपना वाइंड अप हो रहा है, ठीक है ना। चलो अब देखो एक और प्रॉपर्टी है
बहुत ध्यान समझना, सीधा सीधा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है ना। एक बार फोकस हो सब लोग। देखो एलिप्स पे हमने एक पॉइंट लिया P और देखो रेड से डाल दिया टेंजेंट और ब्लैक से डाल दिया नॉर्मल। रेड से डाल दिया टेंजेंट, ब्लैक से डाल दिया नॉर्मल। अब देखो यहां हम कर क्या रहे हैं, यहां से मतलब ये जो नॉर्मल है उस पर सेंटर से डाल रहे हैं परपेंडिकुलर, और उस परपेंडिकुलर का फुट क्या बोल रहे हैं, F। परपेंडिकुलर का फुट बोल रहे हैं F। तो इसमें 4 रिजल्ट्स हैं। ये ऐसा लैंग्वेज इसको अपनी जगह रहने दो, आप तो यहां पे फिगर में माइंड में रखना। देखो पहला रिजल्ट है PG इंटू PF, ठीक है, क्या होता है अभी देखते हैं। और एक रिजल्ट है PG डैश इंटू PF, जिसमें G और G डैश क्या है, G और G डैश है नॉर्मल ने जहां x एक्सिस को काटा है और y एक्सिस को काटा है, ठीक है ना। तो पहला रिजल्ट है PG इंटू PF, दूसरा रिजल्ट है PG डैश इंटू PF। दोनों रिजल्ट में एक चीज कॉमन है PF, दोनों रिजल्ट में एक चीज कॉमन है PF। अब एक में PG मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे में PG डैश। अब बताओ PG और PG डैश में बड़ा कौन होगा, PG डैश, है ना। तो देखो यहां एक की वैल्यू लिखी हुई है a स्क्वायर, दूसरे की वैल्यू लिखी हुई है b स्क्वायर। लर्न हो गया क्या। a स्क्वायर कॉस किसके खाते में जाएगा, जो दूर है, b स्क्वायर किसके खाते में जाएगा, जो नजदीक है, ठीक है। फिर तीसरा रिजल्ट है देखो PG इंटू PG डैश, ये होता है PS इंटू PS डैश। PG इंटू PG डैश ये होता है PS इंटू PS डैश, ठीक है ना। एंड लास्ट रिजल्ट CG इंटू CT, ये होता है CS स्क्वायर। फिर से सुनो, CG इंटू CT इक्वल्स टू CS स्क्वायर। जहां T क्या है, T है जहां पे टेंजेंट ने x एक्सिस को काटा, ठीक है। इसको लॉन रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फिर एक इस पर जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन देखो, देखो क्या है, देखो क्या कह रहा है, कंसिडर एन एलिप्स, है ना। a स्क्वायर की जगह 25, b स्क्वायर की जगह 9, ठीक है। कह रहा है कंसिडर एन एलिप्स विथ सेंटर C एंड अ पॉइंट P ऑन इट विथ इसेंट्रिक एंगल π/4। मतलब ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हो गया a cos π/4, a sin π/4, जहां a स्क्वायर है अपने पास कितना 25, b स्क्वायर है अपने पास कितना 9, इसेंट्रिसिटी निकाल देते हैं तो रूट अंडर 1 माइनस 9/25, तो इट विल बी 4/5, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी है 4। ये वही बेसिक काम हमने कर लिया जो हमेशा करते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे जेईई एडवांस का क्वेश्चन यूं ऐसे मजे में सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, अच्छा तो यहां पे अगर आप देखो तो देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5 cos π/4, यानी कि 5/√2, अरे मैंने यहां गलत कर दिया, b a cos π/4 और b sin π/4, तो 5/√2 और b का मतलब हो गया 3/√2। चलो अब एक बार को इसको रहने देते हैं। अब क्या कह रहा है, नॉर्मल ड्रॉन एट P इंटरसेक्ट द मेजर एंड माइनर एक्सिस इन A एंड B, ठीक है। फर्दर कह रहा है कि N1 एंड N2 आर फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकाई S1 एंड S2। मतलब S1 से डाला गया परपेंडिकुलर का फीट है N1, ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, और S2 से डाला गया परपेंडिकुलर का फीट है N2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऑन द टेंजेंट एट P, and N is the foot of the perpendicular drawn from center
n is the foot of the perpendicular drawn from center, n is the foot of perpendicular drawn from the center of the ellipse on the normal at p. मतलब ये है अपना n, ये सेंटर से नॉर्मल पे डाला गया परपेंडिकुलर का फुट है, ठीक है ना। साथ के साथ कह रहा है टेंजेंट एट पी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट टी। अब देखो ये सारा अपना बन के तैयार है। अब देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अब इसमें पहला पार्ट पूछा है अपने से ए का सी ए इंटू सी टी, कुछ अच्छा दिखा, सी एस स्क्वायर, ठीक है ना। इट इज एक्चुअली सी एस वन स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर। देखो मुफ्त में सॉल्व हो, ठीक है ना, बस रिजल्ट का खेल है। अब देखो बी पार्ट इसका कह रहा है पी एन इंटू पी बी, कुछ अच्छा दिखा, पी एन इंटू पी बी, दूर वाला है, दूर वाला तो ए स्क्वायर, नजदीक वाला है तो बी स्क्वायर, तो पी एन इंटू पी बी ये हो गया अपना ए स्क्वायर, यानी कि है ना, है ना। सी क्या कह रहा है एस वन एन वन इंटू एस टू एन टू, क्या होता है ये बी स्क्वायर। किसी भी टेंजेंट पे एलिप्स या हाइपरबोला के किसी भी टेंजेंट पे फोकाई से डाले गए परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट होगा बी स्क्वायर। अब फर्क ये होता है एलिप्स के केस में वो बी है सेमी माइनर एक्सिस, हाइपरबोला के केस में वो है सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहाँ ये हो गया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है अपने पास 9, और डी एस वन पी इंटू एस टू पी, ठीक है। तो कभी भी आपको किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस बोलता है ना, तो आपको थ्रू पीएम सोचना है, और उसका तरीका सिखाया है। एक होगा ए माइनस एल्फा ई, तो दूसरा होगा ए प्लस एल्फा ई। तो जरा देखो यहां से क्या हो जाएगा ए माइनस एल्फा ई इंटू ए प्लस एल्फा ई का मॉड, जहां एल्फा क्या हुआ इस पॉइंट का एब्सिसा, तो एल्फा हो गया 5/√2। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ गया ए स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर का मॉड। अब ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 25, और माइनस एल्फा स्क्वायर का मतलब 25/2, और इंटू ई स्क्वायर का मतलब हो गया 16/25, है कि नहीं। कितना आ गया देखो, आपको दो एडवांस के क्वेश्चन दिखा, क्या एकदम मस्त तरीके से निपट रहे हैं। किसका खेल है रिजल्ट का, ठीक है ना। तो रिजल्ट याद रखने से फिनिशिंग अपनी क्वेश्चन की स्मूथ होगी, और वो एकदम से नहीं होगा, 8 दिन 10 दिन लगाएंगे इसमें, है ना। फिगर बना के बार बार गो थ्रू हो रहे हैं। फिगर बनाने का उसके अंदर जो चीजें मेन है उसको बार बार सोचना, लैंग्वेज के पचड़े में नहीं पड़ना, ठीक है ना। कितने लोगों को अभी लर्न हो गया, ठीक है। अब इसको आज घर पे जाके एक फिनिशिंग टच दे देना तो और अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब देखो डायमीटर कुछ सुना सुना लग रहा है ना। क्या होता था, एक सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स जिसके मिड पॉइंट का लोकस, मतलब एक वेरिएबल कॉर्ड है जिसका स्लोप फिक्स्ड है, उसके मिड पॉइंट का जो भी पाथ आएगा वो कहलाता है डायमीटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट स्लोप, है ना। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ वेरिएबल कॉर्ड हैविंग कांस्टेंट स्लोप m। एक बार यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। तो जरा देखना यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये जो ए बी, लेट ए बी बी द वेरिएबल कॉर्ड, लेट ए बी बी द वेरिएबल कॉर्ड, let AB be the variable chord having constant slope m, having constant slope m, ठीक है। अब PHK is the midpoint of AB, is the midpoint of AB। अब अपने दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे भी करके एच के में एक इक्वेशन सेट करें। अब बताओ किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो उस कॉर्ड की इक्वेशन का एक शॉर्टकट होता है t = 0। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, इसका शॉर्टकट हुआ t = 0, क्या हो गया xh/a² प्लस yk/b²
-1 है ना, सॉरी t इक्वल टू एस पी, गलत लिख दिया मैंने, t इक्वल टू एस पी, ठीक है। और ये हो गया t और इक्वल टू एस पी का मतलब क्या हो गया, h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर -1। अब देखो हमारे पास यूज करने को क्या है कि इसका स्लोप कांस्टेंट है ना, तो आप इसका स्लोप देखो, तो स्लोप क्या हुआ, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, है ना। अब ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट क्या है n। अब देखो नोन टर्म्स एच के में है रिलेशन, तो देयरफॉर लोकस ऑफ p इज y इक्वल्स टू -b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर m इंटू x। इसका मतलब ऐसे जो सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स आएंगे जिनका स्लोप m है, तो उनको बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन ये है। तो देखो ये पासिंग थ्रू क्या हुआ, ओरिजिन। मतलब पहली बात तो क्लियर हो गया कि किसी भी एलिप्स का जो डायमीटर होगा उसका एलिप्स की सेंटर से पास करना मस्ट है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर ये जो सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स को इसने बाइसेक्ट किया, तो इसकी इक्वेशन हमने क्या डिराइव किया, y इक्वल्स टू इंटू एक्स। अच्छा, कोई भी फॉर्मूला जो आप b स्क्वायर वाला निकालते हो वो एलिप्स में निकाला तो हाइपरबोला में भी निकल जाता है। तो देखो यहां लिखा हुआ, अब हाइपरबोला में देखो आप m स्लोप के साथ ऐसी सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स है जिसको बाइसेक्ट करने वाला पाथ जो है वो क्या हो गया, y इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर m इंटू एक्स। अरे कहाँ ध्यान है, देखो इधर कहाँ ध्यान है, ठीक है। अब रिजल्ट के मामले में एक आखिर पॉइंट आ रहा है कि इस एलिप्स में अगर हम ये 3 पॉइंट लें जिनके इसेंट्रिक एंगल्स हैं θ1, θ2, θ3। अच्छा, इसेंट्रिक एंगल का मतलब क्या हुआ, मतलब यहां हुआ, अगर आप बात समझते हैं तो P का कोऑर्डिनेट हो गया a cos θ1 b sin θ1, Q का कोऑर्डिनेट हो गया a cos θ2 b sin θ2, और R का कोऑर्डिनेट हो गया a cos θ3 b sin θ3, है ना। तो इनसे मिलने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका ये एरिया अपने को लॉन रखना है। जब यूज होना होगा तो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज होगा। एक बार लॉन करो, बाहर है 2ab और अंदर क्या हुआ, साइन ऑफ θ1 माइनस θ2 अपॉन 2, ऐसे ही बाकी दो और, ठीक है। अब चलो, अब यहां से अब हम चैप्टर के एंड की ओर आ रहे हैं। एक पुराना फिगर आपके सामने आ रहा है, देखा देखा लग रहा है, कोई भी हाइपरबोला और उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, है ना। तो कोई भी हाइपरबोला, उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की कुछ कुछ बातें थी, एक बार मैं रिवाइज कराता हूं। एक तो दोनों के पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स सेम होंगे। अच्छा देखो, इसका कॉन्जुगेट अगर हमें चाहिए, इसका कॉन्जुगेट अगर हमें चाहिए तो देखो 1 की जगह जस्ट क्या रख दिया, माइनस। और कॉन्जुगेट का डेफिनेशन क्या था, एक का ट्रांसवर्स एक्सिस बन गया दूसरे का कॉन्जुगेट एक्सिस, और दूसरे का कॉन्जुगेट एक्सिस बन गया इसका ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना। तो निकालते कैसे थे, तो 1 की जगह रख दिया -1, ठीक है। दूसरा कि अगर आप इनके वर्टिसेस पर टेंजेंट डालो तो ऐसा करने से एक रेक्टेंगल बनता है, वो जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल सी कौन है, असिम्प्टोट्स है। एक और बात बताई थी कि अगर एक का इसेंट्रिसिटी E1 है, दूसरे का इसेंट्रिसिटी E2 है, तो 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है कि नहीं, ठीक है। फिर ये भी बताया था कि सेंटर से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इस वजह से यहां पर ये फिगर एक स्क्वायर है। एक और मजेदार बात बताई थी, जरा देखो तो आपको ये वन ऑफ द असिम्प्टोट दिख रहा है, आपको ये वन ऑफ द असिम्प्टोट दिख रहा है, इसको हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा, और जरा इन दोनों को भिड़ा दो और जॉइंट इक्वेशन निकालो।
तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स ऐसा आ रहा है। अब देखा जाए तो ये गोला और ये गोला एक दूसरे से कांस्टेंट से ही तो डिफर कर रहे हैं। और एक और मजेदार बात देखो कि जिस कांस्टेंट से ये दोनों गोले डिफर कर रहे हैं उसी कांस्टेंट से ये गोला इससे डिफर कर रहा है। अब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। क्या है जनरल कॉन्सेप्ट? देखो अब यही बात यहां लिखी हुई है कि एक्सप्रेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्सप्रेशन मतलब समझते हो राइट साइड जीरो, तो एक्सप्रेशन ऑफ हाइपरबोला एंड एक्सप्रेशन ऑफ इट्स पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स विल डिफर बाय अ कांस्टेंट। ठीक है। और एक और जरूरी बात कि असिम्प्टोट से हाइपरबोला को डिफरेंस करने से जो कांस्टेंट आएगा वही कांस्टेंट कॉन्जुगेट को असिम्प्टोट से डिफरेंस करने से आएगा। देखो ये एक्सप्रेशन इधर वन को इधर ले आओ और इस वन को इधर ले आओ। अब इसी का एक और मजेदार पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप हाइपरबोला और कॉन्जुगेट के एक्सप्रेशंस को जोड़ दो तो आपको इसका एक्सप्रेशन 2 टाइम्स मिल जाएगा। सोच के देखो, हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट के एक्सप्रेशन को ऐड कर दो तो आपको पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स का एक्सप्रेशन कितनी टाइम्स मिल जाएगा? 2 टाइम्स। तो वही बात यहां लिखी हुई है। दोनों में से जो हमें कन्वीनियंट लगे। देखो यहां लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ हाइपरबोला प्लस एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सप्रेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स। ये बिल्कुल मिस नहीं करना है, इसका भी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो बातें। अब सुनो फिर एक और पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखो अपना स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, इस पर मैंने ये रेड से टेंजेंट डाल दिया। ये भी बहुत काम की चीज अभी के अभी फिगर में लर्न करेंगे। ये हमने टेंजेंट डाल दिया हाइपरबोला पर, इसने कहीं कहीं असिम्प्टोट्स को काटा और ऐसा करने से एक ट्रायंगल बन रहा है। हमेशा बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पे 2 बातें, एक तो ये जो P है ये हमेशा AB का मिड पॉइंट होगा, हमेशा, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो ट्रायंगल बना अपना है ना, इसका एरिया होगा A इंटू B, जहां A क्या है? सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, B क्या है? सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। एक बार फोकस्ड होकर इसको लर्न करो। ये 2 बातें दोनों। चलो अब इस पर पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो अपने को क्या कहा ये क्वेश्चन, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। अब मजेदार बात क्या है, देखो ये ऑब्लिक वाला पूरा हाइपरबोला लिखा हुआ है। एक हाइपरबोला को कितने अननोन में मानते हैं? 5, ठीक है ना। एलिप्स को भी 5, पैराबोला 4, ठीक है। तो ये जनरल वाला हाइपरबोला लिखा हुआ है। अब कह रहा है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला दिस, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ दिस हाइपरबोला। ठीक है। एक बार 30 सेकेंड माइंड में सोचो क्या करने वाला। ठीक है। अब देखो ये किसकी इक्वेशन है? मतलब ये किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला की। तो क्या हम असिम्प्टोट की इक्वेशन को एक अननोन में मान सकते हैं? कितने लोग हाथ उठा रहे हो? क्यों? क्योंकि हाइपरबोला का एक्सप्रेशन उसके असिम्प्टोट के एक्सप्रेशन से एक कांस्टेंट से ही तो डिफर करेगा। तो इसका मतलब यहां तक का पार्ट तो क्या रहेगा? यहां तक का पार्ट तो एज इट इज सेम रहेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब देखो तो यहां पर आप सोचो, हम बोलेंगे लेट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स बी joint equation of pair of asymptotes be let the joint equation of pair of asymptotes be क्या? 2x square plus 5xy plus 2y square plus 4x plus 5y plus lambda को। यहां कोई कांस्टेंट होता भी तो उसको उड़ा देते, ठीक है। और अब हम क्या सोच रहे हैं, कैसे भी करके लैम्डा मिले। तो क्या कोई क्लू है अपने पास जिससे हम लैम्डा निकाल पाए?
कौन बोल रहा है? हाँ, डेल जीरो। ये एक पेयर ऑफ लाइन्स ही तो है। अरे ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ही तो है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है तो इसकी डेल वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो अब देखो यहां से A2 B2, ठीक है ना, और C लैम्डा, F कितना 5/2, G2, H 5/2। ऐसे बिहेव करो जैसा कभी देखा ही नहीं तुम लोगों ने। यस सर, क्या नहीं देखा है ये? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, कांस्टेंट टर्म सी, वाई के कोफिशिएंट का आधा एफ, एक्स के कोफिशिएंट का आधा जी, और एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा एच, ठीक है ना। और अब यहां से हम कर देते हैं डेल वैल्यू जीरो। डेल वैल्यू क्या होता है? ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू जीरो। तो ABC का मतलब हो गया 4 लैम्डा प्लस 2FGH, तो 2FGH का मतलब हो गया 25, बोलो, और माइनस AF स्क्वायर, तो माइनस 2 इंटू 25/4 माइनस BG स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 4 माइनस CH स्क्वायर, यानी कि लैम्डा इंटू इक्वल्स टू। अब यहां से लैम्डा निकाल लेते हैं। तो लैम्डा निकालोगे तो देखो कितना हुआ यहां पे अपने पास 4 लैम्डा और माइनस 25/4 लैम्डा। तो देखो उधर भेज देते हैं और इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो 25 माइनस 24 कितना हो गया? 21 और माइनस 25/2 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो लैम्डा इंटू -4, ठीक है। अब देखो यहां से, तो 42 माइनस 25, तो 42 माइनस 25 कितना हो गया? 42 माइनस 25 हो गया 17, तो 17/2 और इक्वल्स टू लैम्डा, और इधर 25 माइनस 16 9/4, ठीक है ना। तो लैम्डा देयरफॉर कितना आया? लैम्डा आ गया कितना? 34/9। अब देखो फर्दर हमें क्या कहा है? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ दिस हाइपरबोला। तो हम बोलेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ दिस हाइपरबोला। अब हमने क्या सीखा है कि कॉन्जुगेट ऑफ दिस हाइपरबोला, हमने क्या सीखा है कि जिस कांस्टेंट से पेयर ऑफ असिम्प्टोट हाइपरबोला से डिफर करेगा, उसी कांस्टेंट से कॉन्जुगेट असिम्प्टोट से डिफर करेगा, बोलो, है ना। तो यहां पर आप सोचो, इसमें ये वाला पार्ट तो स्टार्ट का कॉमन रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5y, बोलो क्या लिखूं? बोलो 5y। फिर से बोल रहा हूं, जिस कांस्टेंट से पेयर ऑफ असिम्प्टोट हाइपरबोला से डिफर कर रहा है, सेम कांस्टेंट से कॉन्जुगेट पेयर ऑफ असिम्प्टोट से डिफर करेगा। इतना क्या दिमाग लगा रहे हो? अरे 2 लैम्डा, ये इससे कितना से डिफर कर रहा था? लैम्डा से। तो यहां 2 लैम्डा लिखोगे तब ना दिस माइनस दिस भी लैम्डा आएगा। इसी का एक और रास्ता, वो 2 टाइम्स वाला, कि इसको और इसको जोड़ो तो तुम्हें 2 टाइम्स ये मिल जाना है, बोलो है ना। अच्छा, मैंने कैलकुलेशन में एरर कर दिया, रुको देख लेते हैं। पहले ये वाली बात समझ आई सबको? रुको शायद मैंने लैम्डा में गलती कर दिया है। रुको बात, अच्छा 8 है ना, सॉरी, बिल्कुल। तो यहां से अपने पास क्या है? 25 और -8, इट इज 17, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास कितना? 34 और -25, तो 34 - 25 9, है ना। तो 9/2, ठीक है ना। तो देयरफॉर लैम्डा, अरे तो इजी वैल्यू आ गई, क्या आ गया? देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2। आई बात समझ में?
तो लैम्डा आ गया 2, तो इसका मतलब अपने पास यहां 2 लैम्डा रख दो तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये पहले सेट करो, क्या रहा कि जिस कांस्टेंट से मतलब दिस माइनस दिस जो आ रहा है वही आएगा दिस माइनस दिस। तो अब आप देखो, अब के बाद आपको कैसा भी हाइपरबोला दे दिया तो आपको उसका पेयर ऑफ असिम्प्टोट निकालना आता है ना, और आपको उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन निकालना भी आता है। अब इसी का उल्टा देखो, इस बार कह रहा है फाइंड द हाइपरबोला हुज असिम्प्टोट्स आर, ये दोनों लाइंस, एंड द हाइपरबोला पासेस थ्रू 1,1। अब सोचो, अगर आपको दोनों असिम्प्टोट्स की इक्वेशन दे दी तो आपको पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स पता है, तो आप मजे से इस हाइपरबोला को एक अननोन में मान सकते हो। तो आपने क्या करा, लेट द रुको, पहले तो नहीं, पहले जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स। देखो, तो पहले जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स क्या हो गया, 2x माइनस वाई माइनस 3। कैसे जॉइंट इक्वेशन निकालते हैं, लाइन के एक्सप्रेशन को भिड़ा दो, तो 2x माइनस वाई माइनस 3 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। आगे जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स। तो अब यहां से एक अननोन में वो हाइपरबोला माना जा सकता है, तो हम बोलेंगे लेट द हाइपरबोला बी, लेट द हाइपरबोला बी। अब इसका एक्सप्रेशन कॉपी मार लो, इसका एक्सप्रेशन कॉपी मार लो और उसके साथ प्लस लैम्डा इक्वल। अब हम क्या सोच रहे हैं, कोई मुझे लैम्डा बता दे, तो कह रहा है कि दिस हाइपरबोला इज पासिंग थ्रू 1,1, तो दिस हाइपरबोला इज पासिंग थ्रू 1,1, तो इट विल सेटिस्फाई 1,1, ठीक है ना। तो अब 1,1 इधर सेटिस्फाई करा दो, तो 2 माइनस 1 माइनस 3 और 3 प्लस 1 माइनस 7 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये देखो कितना आ गया, देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू, ये आ गया अपने पास कितना, -4 + 2 -2 और -7 + 4 -3, यानी कि -, ठीक है। तो देखो एक बार इसकी अच्छी समरी बनाओ कि अब चलो, अब यहां से एक बात सोचो, यहां से अब एक बात सोचो कि मैं बोलूं कि मान लो मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, बात नहीं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग x axis and y axis as its asymptotes, x axis and y axis as its asymptotes। अब जरा सोचो, अगर हम कोई ऐसा हाइपरबोला मानना चाह रहे हैं जिसके असिम्प्टोट्स हैं x एक्सिस और y एक्सिस, तो पहली बात तो अगर असिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर हो गए तो वो हाइपरबोला हो जाएगा रेक्टेंगुलर, याद है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब a और b बराबर हो गया, है ना। तो स्टैंडर्ड वाले में सोचो, अगर a और b बराबर हो जाए तो एक असिम्प्टोट हो गया y = x, दूसरा हो गया y = -x, तो आपस में क्या बन गए 90 डिग्री। तो व्हेनेवर पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स आर परपेंडिकुलर देन द हाइपरबोला विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो पहली बात तो क्लैरिटी आ गई कि हाइपरबोला होगा रेक्टेंगुलर होगा। अब जॉइंट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। तो देखो जॉइंट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज xy = 0, बोलो है ना। तो अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इसको थोड़ा रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं, मैं बोलूं जॉइंट इक्वेशन ऑफ, कोई बात नहीं
जॉइंट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अगर जॉइंट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज एक्स वाई इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एज इट्स asymptotes will be something x into y equals to lambda. Yes or no? x into y equals to lambda, है ना। तो वही बात यहां लिखी हुई है, a hyperbola having x axis and y axis as its asymptotes. क्या बोलोगे? xy equal to lambda. अब अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो आपको वो हाइपरबोला का सीन ऐसा दिखेगा, है ना। और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो वो हाइपरबोला का सीन ऐसा दिखेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो? यहां फर्स्ट थर्ड ही क्यों हो रहा है? क्योंकि x इंटू वाई कुछ पॉजिटिव है, तो या तो एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे या एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे। और सेकेंड वाले में x इंटू वाई नेगेटिव है, मतलब अगर एब्सिसा पॉजिटिव तो ऑर्डिनेट नेगेटिव, एब्सिसा नेगेटिव तो ऑर्डिनेट पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, ये जो भी हाइपरबोला है ये सब कैसे हाइपरबोला है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि असिम्प्टोट्स आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो अब जैसे ये क्लैरिटी आई तो यहां से आपको अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइपरबोला मिला, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर लिखने के पीछे पर्पस क्या है? कांस्टेंट को पॉजिटिव लेना। तो पॉजिटिव लेते ही कौन सा वाला हो गया, फर्स्ट की सेकेंड? फर्स्ट। तो आपको अब के बाद कभी भी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर दिखता है तो ये ब्लू से वो कर्व है, ब्लू से वो कर्व है जिसमें इसके असिम्प्टोट्स कौन है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बोलो, ठीक है। तो अच्छा, असिम्प्टोट्स का ही जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। तब बताओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एंगल बाइसेक्टर्स कौन होंगे? वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो देखो अब यहां से सबसे पहली बात कि ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है कि नहीं? क्यों? क्योंकि असिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, मतलब इसेंट्रिसिटी √2। बोलो, असिम्प्टोट्स एक्स एक्सिस एंड असिम्प्टोट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या? y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू माइनस एक्स, जिसमें से ये अपना है ट्रांसवर्स एक्सिस और ये है कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। अब आप देखो तो यहां पर जैसे ही हमें प्रिंसिपल एक्सिस की क्लैरिटी मिली तो हम एक्सिस क्या बोल देंगे? एक्सिस का मतलब क्या होता है? जो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस तो आपको यहां कौन प्ले करेगा रोल? y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब हम इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नोमेनक्लेचर फील करना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, कहां क्या है ना। तो अब जरा देखो, यहां पर सबसे पहले तो आप इस कर्व को y इक्वल टू एक्स लाइन के साथ सॉल्व कर लो। सॉल्व करते ही आपको कौन मिल जाएगा? v और v डैश। तो जरा इसको सॉल्व करो तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर में डाल दो y इक्वल टू एक्स। तो आप जब एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स को सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आ गया सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया सी स्क्वायर। तो देयरफॉर एक्स आ गया सी और माइनस सी, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको यहां से क्या मिला? वर्टिसेस क्या? v सी कॉमा सी और v डैश क्या? माइनस सी कॉमा माइनस सी, ठीक है। अब देखो यहां से तो सेंटर, अच्छा सेंटर क्या हो गया? सेंटर एट ओरिजिन 0,0। तो अब जरा देखो तो इस सेंटर से यह डिस्टेंस तो a होता है, बोलो। तो आप सोचो, मान लेते हैं ये अपने पास O है, तो जरा देखना तो OV जो है वो कितना हुआ? रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि √2c,
है ना। तो ध्यान दो, इसका मतलब इसके लिए a हो या b हो दोनों सेम है और कितने के बराबर है, √2c के बराबर, है ना। तो जरा देखो तो AE कितना होगा, 2c, क्योंकि सेंट्रिसिटी कितना है, √2। तो आप सोचो देयरफॉर OS इक्वल्स टू कितना हो गया, 2c। तो OS हो गया 2c। तो अब यहां से जरा फोकाई देखना, फोकाई आ गया S। अब देखो यहां से 2c डिस्टेंस पर क्या हो जाए, 2c cos 45 और 2c sin 45। तो आपको यहां पर फोकाई आ गया 2c cos 45, सॉरी, यानी कि 2c इंटू 1/√2 और 2c इंटू 1/√2, और S डैश आ गया -2c इंटू 1/√2। और तो देखा जाए तो हम इसके सब कुछ निकाल लेंगे, इनफैक्ट जरूरत पड़ी तो हम यहां से डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो एक बार जरा पहले इसको माइंड में सेट करो। अब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म आपको अब के बाद लॉन रखना है ऐसा, क्या लिखा हुआ है, फोकस है ना, CT, C/T। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया CT, C/T। अब देखो इसका कॉर्ड की बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या आया, -1/T1 T2। अभी इसको रटो, पहले T1 का मतलब यहां क्या हो गया, CT1 C/T1, T2 का मतलब क्या हो गया, CT2 C/T2। तो कॉर्ड का जो स्लोप होगा वो -1/T1 T2। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की जरूरत पड़ी तो ये कोई भी एक पॉइंट या तो A का यूज कर ले या B का। अब देखो एक और चीज, हम अगर इस पर कोई पॉइंट P x1 y1 पर टेंजेंट लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब यहां पहली बार वो शॉर्टकट में वो काम आएगा। देखो किसी भी 2 डिग्री कर्व में अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता हो तो टेंजेंट की इक्वेशन का शॉर्टकट क्या होता है। अब नोटिस करो पहली बार x इंटू वाई आ रहा है, अभी तक नहीं आया था। तो x इंटू वाई के लिए क्या करते हैं, x y1 प्लस y x1/2, है ना। तो इसका t क्या हो जाएगा, x y1 प्लस /2 इक्वल्स टू c²। अच्छा, ऑल्सो p विल सेटिस्फाई क्या, जो कर्व है एक्स वाई इक्वल्स टू c², p उसी पर तो है। तो यहां से देखो एक मजेदार सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि x1 इंटू y1 इज c²। अब जरा इस c² को यहां x1 y1 रख दो, तो x y1 प्लस y x1/2 इक्वल्स टू x1 y1, और अब उसको नीचे खींच लो। तो यहां से आपको एक मजेदार सा रिजल्ट मिल रहा है, x/x1 प्लस y/y1 इक्वल टू 2। अब इसको हमें लॉन रखना है, x/x1 प्लस y/y1 इक्वल टू 2। और इन केस अगर हमें, अब लॉन बस इसी चीज को रखना है। अब अगर हमें नॉर्मल की जरूरत पड़ी तो देखो यहां से इसका स्लोप हमें लॉन रखना है, ये तो इसके थ्रू लॉन हो जाएगा। क्या है इसका स्लोप जरा देखो, तो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना हो गया, -y1/x1। तो हम नॉर्मल एट p x1 y1 क्या कहेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। अब देखो, और इसी में एक और रिजल्ट, बात नहीं कि xy इक्वल्स टू c² जो कर्व है, इसमें कॉर्ड AB का मिड पॉइंट अगर p x1 y1 है तो इक्वेशन ऑफ AB, अब जरा देखना तो इक्वेशन ऑफ AB, यहां शॉर्टकट क्या होगा, t इक्वल्स टू SP। तो देखो t का मतलब x y1 प्लस y x1/2, है ना, माइनस c², और SP का मतलब x1 y1 माइनस c²। हो गया कैंसिल। कुछ अच्छा फील हुआ क्या, सेम डेरिवेशन आ रहा है, देखो है कि नहीं।
तो यहां से आया x बाई x1 प्लस y बाई y1 इक्वस टू 2 इक्वस टू 2। ठीक है, तो देखो जो टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है वही कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट की आ रही है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। वहां px1 y1 क्या है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना, और यहां px1 y1 क्या है? कॉर्ड का मिड पॉइंट। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट को एक बार अच्छे से डाइजेस्ट कर। चलो एक बार पहले ये मेन बातें इसमें रटो। पहला, T1 T2 को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का स्लोप हो गया -1 अपॉन T1 T2। दूसरा, x1 y1 पे जब हम टेंजेंट डालेंगे है ना, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन हो गई x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इक्वल टू 2। ठीक है ना। अच्छा, इन केस अगर हमें यहाँ t पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए तो जो x1 है वो बन जाएगा ct, नहीं, और जो y1 है वो बन जाएगा c बाई टी। मतलब मैं बोलूं, यहीं पे एक बात लिख देते हैं कि फॉर p ct कॉमा c बाई टी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? फॉर p ct कॉमा c बाई टी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? x बाई x1 यानी कि x अपॉन ct प्लस y बाई y1। तो y बाई y1 का मतलब yt अपॉन c इक्वल्स टू 1। अब ये अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो लर्न है तो ये लिख लेंगे, है ना। अच्छा, हाँ, इक्वल्स टू 2। ठीक है ना। और देखो यहां पर स्लोप क्या था? -y1 बाई x1। तो आप इसका स्लोप क्या माइंड में रख सकते हो? इसका स्लोप रख सकते हो -y1 मतलब c बाई टी और अपॉन x1, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर है कि नहीं? -1 अपॉन टी स्क्वायर क्या था? -y1 बाई x1, तो सी टी और अपॉन c बाई टी अपॉन सी टी और माइनस, तो सी कैंसिल होके -1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, और कॉर्ड की इक्वेशन आ गई अपनी x बाई x1 प्लस y बाई y1 इक्वल्स टू। फर्क बस ये है कि यहां वो x1 y1 क्या है? कॉर्ड का मिड पॉइंट। ठीक है, अब देखो एक और ऑब्जर्वेशन है, इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन है कि अ ट्रायंगल हैज इट्स वर्टिसेस ऑन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब बेसिकली हमने एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे 3 पॉइंट माने और उनको मिला के एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो यहां कॉन्सेप्ट ये है कि उस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो उसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर लाई करेगा। अब जरा सोचो, कोई भी रिजल्ट आपको पैराबोला में डील करना होता था तो सबसे आसान वाला पैराबोला मानते थे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। तो कोई भी रिजल्ट आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में डील करना है तो सबसे आसान वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होगा? ये। अच्छा, एक और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है अपने पास, कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, लेकिन इसका लुक उससे भी इजी है ना। तो देखो यहां पर इसको हम कर तो रहे क्वेश्चन के फॉर्म में, ये आगे फिर आप रिजल्ट के फॉर्म में भी माइंड में रखिएगा। देखो यहां पे मैंने बना रखा है, देखो पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो ये क्या कह रहा है सिनेरियो कि अगर आप इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर देखो तो वो ऑर्थो सेंटर आपको वापस इसी हाइपरबोला पर लाई कर रहा है। ठीक है ना। इस बात को हालांकि यहां ये कह रहा है प्रूव करने, बट लर्न दिस एज अ रिजल्ट, लर्न दिस एज अ रिजल्ट। लेकिन ये बात वैलिड है फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लर्न दिस एज अ रिजल्ट। ठीक है, अब इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। तो जरा देखना, हमने पी क्यू आर को मान लिया T1 T2 T3। ठीक है, अब जरा देखो तो हमें ये ऑल्टीट्यूड लिखना है, तो जरा देखो तो स्लोप ऑफ पी आर क्या होगा? तो T1 T2 के जॉइन का स्लोप अभी हमने लर्न करा है -1 अपॉन T1 T2। बोलो अब QM क्या है? पी आर पर परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ QM क्या हो जाएगा?
T1 T2, देखो ना यहाँ पे हमने -1/T1 T2 लॉन्च किया है ना, ये ठीक है ना, तो वही यूज किया। तो स्लोप ऑफ QM हो गया T1 T2, तो इक्वेशन ऑफ QM हो गया, बात नहीं, y माइनस C/T2, y माइनस C/T2 इक्वल्स टू T1 T2 इंटू x माइनस C/T2। सिमिलर प्रोसेस से हम ये Rn निकालते हैं, अरे बात मत कर, Rn निकालते हैं। Rn के लिए पहले हम स्लोप ऑफ PQ देखते हैं, तो स्लोप ऑफ PQ हो गया, अच्छा मैंने देखो यहाँ एक गलती कर दी है, हाँ ये तो एक काम करते हैं ना, इसको PQ बना दो, ये हो गया PQ, स्लोप ऑफ PQ, तो ये इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ, अरे यार हट हट, वापिस कर लेते, कोई बात नहीं। जैसे हम Rn चाह रहे हैं तो पहले स्लोप ऑफ PR, तो स्लोप ऑफ PR हो गया कितना, -1/T1 T3, तो स्लोप ऑफ QM हो गया T1 T3, है ना। तो इक्वेशन ऑफ QM हो जाएगा y माइनस C/T2 और इक्वल्स टू T1 T3 इंटू x माइनस C/T2, इसको बोल देते हैं हम 1, ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरीके से अब हम Rn पे अटैक कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ PQ, तो स्लोप ऑफ PQ हो गया -1/T1 T2, तो स्लोप ऑफ Rn क्या हो गया, T1 T2, तो इक्वेशन ऑफ Rn ये हो गया y माइनस C/T3 इक्वल्स टू T1 T2 इंटू x माइनस C/T3, ठीक है। और अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तभी तो हमें h मिलेगा, और क्या दिखा देना है कि ये h वापस इसी कर्व पर है, मत कर, h वापस इसी कर्व पर है, ठीक है। तो अब जरा देखो यहां पर मैं एक बार इसको 1 - 2 करता हूं, तो 1 - 2 से फायदा क्या हुआ, देखो c और 1/T3 माइनस 1/T2, y कट गया, और देखो T1 T3x और T1 T2x में से T1 कॉमन होके और T3 माइनस T2 इंटू x और C T1 T2 T3 गायब, ठीक है। अब ध्यान दो, तो यहां पर आपको प्रोसीड किया तो C और ये हो गया T2 माइनस T3 और अपॉन T2 T3 और ये T1 T3 माइनस T2 इंटू x, क्या फायदा दिख रहा है, T2 माइनस T3 तो कैंसिल, तो ये आ गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू -c अपॉन T1 T2 T3। अब 1 या 2 में रख दो, तो नाउ फ्रॉम 1 y माइनस C/T2 और इक्वल्स टू T1 T3 और क्या हो गया -C/T1 T2 T3 और -C/T2, ठीक है। तो देखो यहां से -C/T2 तो बोथ साइड्स हो जाएगा कैंसिल, तो y आ गया क्या, y आ गया क्या, -C T1 T2 T3। अब आपने सॉल्व किसको किसको करा है, दोनों ऑल्टीट्यूड्स को, तो आपको कोऑर्डिनेट्स किसके मिल गए, h के, तो देयरफॉर h के कोऑर्डिनेट्स मिले -C T1 T2 T3 और -C T1 T2 T3। अब देखो हम कह सकते हैं h विल सेटिस्फाई xy इक्वल्स टू c स्क्वायर, सोचो क्यों रखोगे तो T1 T2 T3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और -c मिलके क्या हो गया, c स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ वही एक समरी लिखी हुई है कि फॉर xy इक्वल्स टू c स्क्वायर p T1 q T2 r T3 be the 3 points on this hyperbola, then orthocenter of triangle PQR is this, ठीक है। और ये जो ऑर्थोसेंटर है, दिस ऑर्थोसेंटर will lie on the hyperbola, lie on the hyperbola xy equals to c square।
ठीक है ना, ये अपने को लर्न रखना है, ठीक है। अब चलो, अब इसमें कुछ एक क्वेश्चंस करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से इस वाले हाइपरबोला में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब जैसे वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड एक्स वाई इक्वल टू -1। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। कॉमन टेंजेंट को अब तक कैसे टैकल करते आए हैं, दोनों के m स्लोप के साथ लिख लो और दोनों का c इक्वेट कर दो। बट हमने एक्स वाई इक्वल टू इस तरह के हाइपरबोला के लिए कोई कॉमन टेंजेंट m के टेंजेंट की इक्वेशन m के फॉर्मेट में तो नहीं याद रखी है ना। तो अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे बेस्ट तरीका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब मैं यहां पर यूज कर लेता हूं yt इक्वल टू x प्लस एटी स्क्वायर। x प्लस एटी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है। अब ये लाइन इस पर टेंजेंट है ना, मतलब इट इज ऑल्सो टेंजेंट टू एक्स वाई इक्वल टू -1। तो चूंकि इस कर्व का मतलब एक्सप्रेशन जो है बहुत सिंपल है, तो यहां पे सबसे अच्छी टेक्निक होगी डी के थ्रू। अब डी की टेक्निक क्या थी, कभी भी कोई लाइन किसी 2 डिग्री कर्व पर अगर टेंजेंट है तो दोनों को सॉल्व करके जो x की क्वाड्रेटिक बनती है उसका d क्या होना है, 0 होना है। तो आपको यहां ये बेस्ट टेक्निक होगी। अब हम क्या करते हैं, यहां से y को यहां से ले जाके रख देते हैं, ठीक है ना। तो y को यहां से ले जाके रखोगे तो x इंटू वाई का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो तो x बाई टी प्लस 2t, ठीक है ना, इक्वल्स टू -1। अब ये बन गई x की क्वाड्रेटिक। तो x की क्वाड्रेटिक क्या बनी जरा देखना, x स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर इंटू x प्लस टी इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाना चाहिए, 0, ठीक है ना। तो d 0 करोगे तो b स्क्वायर यानी कि 4t की पावर 4 और माइनस 4ac, 4t इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आप देखो यहां से एक तो आ गया अपने पास क्या, t इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब t इक्वल टू 0 और एक आ गया अपने पास क्या, t इक्वल टू टी क्यूब इक्वल टू 1 यानी कि t इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहां से आप वो टेंजेंट्स क्या कह पा रहे हो, एक तो x इक्वल टू 0, एक तो x इक्वल टू 0 और एक कह रहे हो t को 1 लेने पर y इक्वल टू x प्लस 2, है ना। लेकिन अब जरा एक चीज देखो, एक रफ आइडिया ले, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x ऐसा है ग्राफ, बोलो, और एक्स वाई इक्वल टू -1 कैसा होगा, ये होगा, है ना, और ये होगा, बोलो। तो क्या यहां y एक्सिस टेंजेंट का काम करेगा, नो। अब एक बात मैं सिखाता आया हूं, असिम्प्टोट टेंजेंट की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं बट दे कैनॉट बी ट्रीटेड एज टेंजेंट, है ना। तो बताइए फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें जो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन मिली, मेरी बात समझे क्या सब लोग, तो हमें जो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन मिली वो फाइनल आंसर क्या हुआ, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, if the normal to the hyperbola xy equals to c square at p c t1 comma c by t1 meets it again at the point c t2 comma c by t2 then, अब देखो यहां कहानी क्या है, यहां कहानी है कि ये अपने पास एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है। अब इस पे डाला गया नॉर्मल, है ना, इस पे डाला गया नॉर्मल अगेन मीट कर रहा है, देखो जस्ट एक रफ आइडिया लेते हैं, तो ये PT1 पे डाला गया नॉर्मल इसको कहां मीट कर रहा है, QT2 पे, है ना। तो हमें ये ट्रू है कि फॉल्स है ये पता करना है। अब देखो
सिंपल क्या है ये, देखो T पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या हमें लर्न है, -1/t²। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, t²। तो आप सोचो, अगर देखा जाए तो यहां पे आपको ये रेड लाइन की स्लोप पता है क्या, क्या t1², t1 पर डला हुआ है ना, तो t1² और t1 t2 के ज्वाइन का स्लोप क्या है, -1/t1 t2। बोलो ना, ठीक है। तो आप देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P, टेंजेंट का है -1/t², तो नॉर्मल का हो जाएगा t²। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P इज कितना, t1²। और स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, देखो एकदम सीधा सीधा रिजल्ट का खेल है। स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ इज क्या, -1/, अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि लाइन तो वही है, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहां से हम क्या बोल देंगे, -1/t1 t2 इक्वल्स टू t1²। तो दिस इंप्लाइज t1³ t2 इक्वल्स टू -1। क्या होगा, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स। आई बात समझ में, ठीक है। अब जैसे ये कह रहा है, प्रूव दैट मैक्सिमम ऑफ 4 रियल नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट a अल्फा बीटा ऑन द हाइपरबोला दिस, ठीक है। पैराबोला में कितने डाल पाते थे, 3, एलिप्स हाइपरबोला में डाल पाते हैं 4, ठीक है ना। जो हाइपरबोला में आता है वही एलिप्स पे आएगा। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब जरा देखो, तो हम लेट कर लेते हैं P CT, C/T। टेंजेंट की स्लोप कितनी T पर, -1/t²। बोलो, पार्टिसिपेट करो। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी, t²। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P ये हो जाएगा y - c/t और इक्वल्स टू t² इंटू, अब लेट इट सेटिस्फाइज a अल्फा, बीटा। तो अल्फा बीटा से इसको पास करा दो। अरे ध्यान दे, सेकेंड लास्ट रो। तो बीटा -c/t इक्वल्स टू t² अल्फा -ct। अब इसको उधर भेज दो। तो बीटा t -c इक्वल्स टू t³ अल्फा और -c⁻⁴ एक तरफ ले आओ, तो ct की प्रूव हो गया क्या, ct³ t⁻⁴ -α t³ प्लस बीटा t -c इक्वल्स टू 0। अब मान लेते हैं इसके रूट्स है, रूट्स है t1 t2 t3 t4। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अल्फा बीटा से हम कितने नॉर्मल्स डाल सकते हैं। तो देयरफॉर मैक्सिमम 4 रियल नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम a अल्फा बीटा ऑन द हाइपरबोला। चलो अब देखो, जैसे अब ये क्वेश्चन है, ध्यान दो, कह रहा है इफ t1 t2 आर रूट्स ऑफ x² - 4x + 2 = 0, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट a_t1 एंड b_t2 ऑन दिस। अब जरा देखो यहां पर, तो xy = c² है ना, पे अगर हम a_t1 पर टेंजेंट लिखना चाहते हैं, तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, x/x1 + y/y1 = 2 है ना। तो x/ct, a_t1 का मतलब क्या हुआ, a_t1 का फील हुआ ct1,
c बाई T1, ठीक है ना। तो x अपॉन सी T1 प्लस y अपॉन y1 यानी कि y T1 अपॉन c इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। तो अब कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट दिस एंड दिस, तो वैसे ही बी सी T2 और c बाई T2, तो यहां पर टेंजेंट अच्छा एक काम करते हैं, यहां से आप सी T1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये और बेटर लुक दे देगा। आपको क्या दे रहा है पता है, x प्लस वाई T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2c T1, चलेगा? ठीक है, तो टेंजेंट b पर लिखना चाहो तो बस T1 की जगह क्या डाल दो, T2, तो x प्लस वाई T2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2c T2। अब इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड। हमें पूछ क्या रहा है, दोनों पे डाले गए टेंजेंट का मीटिंग पॉइंट, तो दोनों पे डाले गए टेंजेंट का मीटिंग पॉइंट, तो जरा इनको सबट्रैक्ट कर दो, तो 1 माइनस 2 करो तो ये आ गया y इंटू T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर और इक्वल्स टू 2c T1 माइनस T2। तो यहां से आ गया y इक्वल्स टू 2c अपॉन T1 प्लस T2, ठीक है। अब y इक्वल्स टू 2c अपॉन T1 प्लस T2, तो कहीं x रख दो, तो x क्या हो गया, तो 2c T1 और माइनस y T1 स्क्वायर यानी कि 2c T1 स्क्वायर और अपॉन T1 प्लस T2। तो ये देखो 2c T1 स्क्वायर कट जाएगा और ये आ गया ऊपर 2c T1 T2 और अपॉन, काम खत्म हो गया क्या, है ना। तो अब देखो तो ऑल्सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के रूट्स क्या हैं, T1 T2 नहीं, तो T1 प्लस T2 4 और T1 T2 2, ठीक है। तो अब देखो तो यहां से देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x आ गया 2c T1 T2 का मतलब 2 और अपॉन T1 प्लस T2 4 और y 2c अपॉन T1 प्लस T2 4। तो फाइनली ये क्या आया, c कॉमा c बाई 2, ठीक है। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो, यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार अभी हम इस फिगर को बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 बी द पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला दिस, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला, ठीक है। तो यहां पे अब हम एक टेक्निक सीखने जा रहे हैं, बहुत मजेदार बात है, ध्यान सुनना, कि असिम्प्टोट्स की इक्वेशन पता हो तो उस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब जरा देखना, मैं उस फिगर को वापस ले आता हूं। अब जरा सोच के देखो तो कि अगर ये वाला एंगल हम थीटा मानते हैं तो बेसिकली tan थीटा इज b बाई ए, जो असिम्प्टोट का स्लोप है, तो tan थीटा इज b बाई ए और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कुछ अच्छा देखा, अगर हम उस b बाई ए को tan थीटा रख दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट इज एक्चुअली सेक थीटा, और थीटा तो अक्यूट है ना। इसका मतलब सुनो, पता है हमने क्या सीखा, कि इसका मतलब अगर हमें, ध्यान सुना, अगर हमें असिम्प्टोट में से कोई एक और एक्सिस, इसको क्या बोलोगे, एक्सिस ही तो बोलोगे, तो असिम्प्टोट और एक्सिस के बीच का अगर अक्यूट एंगल मिल गया थीटा, तो सेक थीटा ही अपना इसेंट्रिसिटी है ना। तो नाउ द टारगेट रिड्यूसेस कि भाई इसके
एक्सिस क्या, इसका एक्सिस क्या, ठीक है। तो अब इसका एक्सिस क्या, ये कैसे रिजॉल्व करोगे, इसका एक्सिस क्या, अब मजेदार है, ध्यान से सुना, एक्सिस क्या ये कैसे रिजॉल्व करोगे, तो इसको अभी मैं मिटाता हूं। अब हम इनके बाइसेक्टर्स लिख सकते हैं क्या, एंगल बाइसेक्टर, कितने लोग बात समझ चुके हैं। लेकिन अभी इसमें एक लफड़ा है, देखना क्या। अब मैं इसके एंगल बाइसेक्टर्स लिखता हूं, याद है कैसे लिखते थे, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ असिम्प्टोट्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ असिम्प्टोट्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ असिम्प्टोट्स। तो अब देखो, लाइन का एक्सप्रेशन अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 और प्लस माइनस 4x अपॉन फिर से 5। तो अब यहां से एक बार प्लस को रखो, तो प्लस को रखो तो यहां से आ गया 4x माइनस 3x x और माइनस 3y प्लस 4y ये, और एक बार माइनस रखो तो माइनस से आ गया अपने पास कितना 7x और माइनस 7y यानी कि, ठीक है। अब देखो, अब समस्या क्या है, ये कैसे पहचाने कि इन दोनों में से कौन तो ट्रांसवर्स एक्सिस है, कौन कॉन्जुगेट एक्सिस है, और हमें तलाश किसकी है, ट्रांसवर्स की, तभी तो tan थीटा लगा लेंगे। अब ये जरा 30 सेकंड सोचो तो क्या चक्कर है, ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है जो ओवरलुक हो जाती है, जरा सोच के देखो, ये किसी न किसी पर्पस से दिया होगा ना, हाइपरबोला की इक्वेशन क्यों दे रखी है, तो आप सोचो इनमें से वही एक्सिस होगा जो इसके साथ मीटिंग पॉइंट दे रहा होगा। कितने लोग बात समझ गए, है ना, क्योंकि जो ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट एक्सिस होगा वो तो मीट कर ही नहीं सकता, है ना। तो नाउ इट इज एज सिंपल एज कि हम यहां से ये जो दो इक्वेशंस है उनको इसके साथ अलग से सॉल्व करके देखते हैं। अब क्या है अपने पास 3x माइनस 4y इंटू 4x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो जैसे अब इसमें y इक्वल टू x डाल के देखो, तो y इक्वल टू x से क्या आ रहा है जरा देखना, तो ये आ गया अपने पास माइनस x और इंटू x इक्वल टू 4। पॉसिबल और नॉट, नॉट पॉसिबल, है ना। इसका मतलब ये कौन सा वाला, सॉरी ये कौन सा वाला एक्सिस हुआ, कॉन्जुगेट है। तो देयरफॉर हम कहेंगे देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज क्या, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स या फिर खाली एक्सिस बोल दो, है ना, इज ट्रांसवर्स एक्सिस। बात पकड़ में आई सबको? yes, तो अब यहां से क्या क्लियर हो गया कि दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 0, नहीं तो अब हम यहां पे tan थीटा निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 यानी कि 3/4 और माइनस माइनस प्लस 1 और अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो 1 प्लस का मतलब हो जाएगा माइनस 3/4, ठीक है ना। तो यहां से ये tan थीटा कितना आ गया जरा देखना, तो 7/1, है ना। तो अब अपने को क्या पूछा है, इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी हो गया रूट के अंदर 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि, ठीक है।